हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करें। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। यानी आपको क्या बताना है कि लेंस की क्षमता होती है यानी लेंस की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक यूनिट आपको बताना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी आपको ये भी बताना है कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे लेंस की पावर कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर्मूला आपको बताना है। लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है और पावर आपको निकाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की क्षमता यानी पावर। तो लेंस की जो पावर होती है, अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल। अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ हम लेते हैं वो बेसिकली हमारी फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी लेंस का जो पावर है, लेंस की जो क्षमता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 बटा फोकस लंबाई। इसे हम जो है इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका लेंस की क्षमता होती है वो फोकल लेंथ के या फोकल लंबाई के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है और जो आपका फोकल लंबाई है वो आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है डायप्टर। ठीक है, डायप्टर्स की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, यूनिट। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। यानी लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है, 1 बटा फोकल लंबाई। द पावर ऑफ द लेंस इज कैलकुलेटेड इन डायप्टर। इसको हम डायप्टर में कैलकुलेट करते हैं इफ द फोकल लेंथ इज गिवन बाय मीटर। यानी अगर जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दी गई है। लेंस की क्षमता की गणना डायप्टर में की जाती है यदि फोकल लंबाई मीटर में दी गई हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसका जो है पहला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट, जहां पे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस का यानी अवतल लेंस का जो है पावर निकाल। ठीक है, तो क्या दिया गया है, फोकल लेंथ दी गई, इसकी आपका जो उत्तल लेंस है। ठीक है, अवतल नहीं उत्तल लेंस दिया गया है, तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकल दूरी, ये फोकल लंबाई से आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस यानी आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इसकी जो फोकल लंबाई होती है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, अवतल लेंस सॉरी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई पॉजिटिव में होती है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, जो कि मीटर में होती है, यानी 1/50। 50 आपके मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में से परिवर्तित करेंगे 0.5 मीटर आएगा, क्योंकि आप इसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड। 1 सेंटीमीटर बराबर होता, सॉरी 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो यहाँ पे आप 50 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/0.5, तो आ जाएगा +2 डायप। यानी जो आपका आंसर है वो आएगा कि 50 सेंटीमीटर
फोकल लेंथ आप लिखेंगे 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, यानी आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से इसे लिख देंगे, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेंशन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। अगर हम अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है? बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रकाश के द्वारा जो है अलग अलग फिनोमेना घटित होती है, जिसमें से एक आपका रिफ्रैक्शन है और एक है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान लीजिए एयर यानी वायु से पानी की ओर जाती है, यानी वाटर की ओर जाती है, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, माध्यम में बदलाव। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो ये देखा गया है कि जो आपकी प्रकाश की किरण है इसके पथ में बदलाव आता है। इसको इस तरीके से जाना था, पर ऐसे ना जाके ये थोड़ा सा इस तरीके से जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर क्या करती है, अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है, इसी परिघटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो किरण है, ठीक है, ये क्या है आपकी अपतित किरण, तो ये और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका अपतन कोण होगा, और वह किरण जो आपके दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। और यहाँ अपवर्तित किरण और जो नॉर्मल है इसके बीच में जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। अब इसी के बेस में जो है आपके लॉज है रिफ्लेक्शन के, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं किस तरीके से है, और उसी को आपको आंसर के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से एक डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, इस लॉ में आप हमारे पास दो आपके स्टेटमेंट है। पहला है कि जो अपतित किरण है यानी एओ किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण है ओ बी, और जो नॉर्मल है, ठीक है, जो कि कहाँ पे इंटरफेस में है या रिफ्लेक्शन पॉइंट पर है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाए करते हैं। इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण, किरण रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण, और नॉर्मल यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल पर या एक ही प्लेन पर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अभी हमने बात करी कि जो आपकी अपतित किरण और अभिलंब है उसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम अपतन कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। और जो आपका कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है इसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो क्या कहता है दूसरा नियम कि साइन ऑफ एंगल आई, यानी एंगल आई का जो साइन होगा और एंगल आर का जो साइन होगा, इसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ये क्या दर्शाएगी, अपवर्तनांक को, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है ये कि आई एंगल का साइन और आर एंगल के साइन का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक जो है नियतांक होगा जो कि आपका म्यू होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम ये देख लेते हैं आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर आप लॉज ऑफ, तो आप आंसर लिखेंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो अपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ठीक है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज कांस्टेंट। और क्या कहा गया है, आई का साइन और आर का जो साइन का रेशियो होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, किसी भी एक पेयर के लिए, कोई भी आपके पास दो पेयर है, एक पेयर है मीडिया का, अलग अलग मीडिया का, उसके लिए हमेशा ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, एक स्थिर वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को, इस नियतांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के, या पहले जो आपका माध्यम है उसके सापेक्ष। और इसको आप इस तरीके से जो है एक्सप्रेस करते हैं 1/2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है, यानी मैटर वेव्स क्या होती है, ये आपको बताना है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का संबंध लिखिए। गिव डी ब्रोगली रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी आपको बताना है कि और आपको यहाँ पे डी ब्रोगली रिलेशन के लिए जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर वेव क्या होती है। मैटर वेव को हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो वेव्स हैं वो किसी भी मैटर, कोई भी आपका मैटर या पदार्थ है, उसके जो पार्टिकल्स, उसके जो कण है, उनमें जो गति आती है, गति के कारण जो वेव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम मैटर वेव्स कहते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि अगर हम वायु की बात करें, एयर की बात करें, एयर के जो कण है, एयर के जो कण है, उन कणों में क्या होता है, आपका जो है क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। तो मोशन के कारण जो वेव यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, उसी को हम मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, तो मैटर वेव यानी पदार्थ की गतिमान कणों से जुड़ी तरंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग या पदार्थ तरंग कहा जाता। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी ब्रोगली का जो है रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेशन निकालें। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ठीक है, अगर हम प्रकाश के जो है क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार जो ऊर्जा होती है, यानी जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी किसकी, फोटॉन्स, ठीक है, या फोटोन की ऊर्जा जो होती है, इसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर होता है एच, ये आपका पहला समीकरण। नोट करेंगे इसे, साथ साथ नोट करते रहेंगे। इसी तरीके से जो है आप लिखेंगे आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू
आइंस्टीन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होगा आपकी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, यहाँ पे भी आपकी ऊर्जा जो है फोटोन की ही ऊर्जा होगी, E बराबर mc² होगी। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो आपके पास इस तरीके से दो समीकरण आ गई है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, एच न्यू बराबर mc²। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो, इसे आप जो है तीसरा समीकरण लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m बराबर हो जाएगा एच न्यू अपॉन c²। फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या मानते हैं कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि all the particles are moving with velocity v, यानी सारे कण या सभी कण v वेग से गति कर रहे हैं, तो जो इसका सामवेग होगा यानी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों का सामवेग कितना होगा, p इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो m का मान है वो वहां रख देंगे। तो आप लिखेंगे p इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन c² इंटू v। अब हम ये सोचते हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये जो v वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट यानी c के बराबर। तो हम ले लेते हैं कि जो v है यहाँ पे वो c के बराबर है, तो हम लिखेंगे p इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन c² इंटू c। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा p इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन c। अब आप क्या करेंगे, p इक्वल्स टू एच सी अपॉन न्यू लिख लेंगे, p इक्वल्स टू एच सी अपॉन न्यू लिख लेंगे। तो आप ये जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी लैम्डा, या आप लिख सकते हैं न्यू अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा, या लिख सकते हैं सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपके पास जाएगा p इक्वल्स टू एच लैम्डा, यहाँ पे आपके पास होगा, ठीक है, सी अपॉन न्यू बराबर होगा आपके लैम्डा के, तो ये एच अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी एच अपॉन लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी, ये हो जाएगा। अब p को आप क्या लिख सकते हैं, सिंस p इक्वल्स टू mv, ठीक है, आप इसे mv लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन mv। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा, जो कि आपका डी ब्रॉगली स्टेटमेंट होगा, या जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे आ गया है। इसे आप इस तरीके से करेंगे, सी अपॉन न्यू जो है वो आपका लैम्डा के बराबर होगा, सी अपॉन न्यू आपके लैम्डा के बराबर होगा, इसके जगह आप लैम्डा लिखेंगे। तो लैम्डा आपका क्या आ जाएगा, वेवलेंथ, एच अपॉन पी, पी की वैल्यू mv, लैम्डा बराबर एच अपॉन mv। तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया है, इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।
डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको बताना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों के बारे में और इनका उदाहरण लेना। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, आपके पास जो भारी एलिमेंट होते हैं जैसे कि आपका यूरेनियम है, यूरेनियम जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, टूटता है, ठीक है, हल्के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो जो एनर्जी होती है वो काफी कम अमाउंट में निकलती है, लेकिन आपके यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियाई को, एक भारी जो आपके एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, हल्के एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। अब अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, नाभिकीय संलयन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दो हल्के न्यूक्लियर जैसे कि हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके जो है ये एक हैवी न्यूक्लियाई जैसे कि हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एनर्जी का रिलीज हो। और यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो आपका नाभिकीय संलयन होता है, यहाँ पे एनर्जी का जो रिलीज होता है, यानी जो आपकी ऊर्जा का जो रिलीज ये करता है वो काफी अधिक होता है इसके कंपैरिजन में, जो है नाभिकीय विखंडन के कंपैरिजन। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो ये जो प्रोसेस है ये आपके जो है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में हेल्प करती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसी प्रक्रिया से ही होती है। ठीक है, जो आपके सन है यानी सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी इसी प्रक्रिया से जो है रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है जो आपके बॉम्ब होते हैं उनको बनाने, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में आपकी इसी प्रक्रिया का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम देख लेते हैं। तो आप इस तरीके से एक टेबल के फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, नाभिकीय आपका न्यूक्लियर फिजन होता है नाभिकीय विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की बात करें तो आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। When the nucleus of an atom splits into lighter nuclei through a nuclear reaction, the process is termed as nuclear fission. तो नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हल्के जो आपका भारी न्यूक्लियाई होता है उसको हल्के न्यूक्लियाई में तोड़ लिया जाता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से। When each atom splits, tremendous amount of energy is released. अब क्या होता है, जब हर एक एटम या हर एक जो आपका परमाणु होता है वो टूटता है तो टूटने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब बहुत एनर्जी जो है रिलीज होती है। फिजन रिएक्शन डू नॉट अकर नेचुरली, यानी अगर हम फिजन की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक रूप में होती नहीं। ठीक है, ये हमें प्रकृति में नॉर्मली दिखाई नहीं देती, नेचुरली ये होता। कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज नीडेड टू स्प्लिट एन एटम इन एन फिजन रिएक्शन। क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो है फिजन रिएक्शन के लिए कम एनर्जी रिलीज होती है। एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर एटम बॉम्ब जो है कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन थ्रू विच टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको आपस में फ्यूज किया जाता है। ठीक है, हल्के न्यूक्लियाई को आपस में कोलाइड किया जाता है और वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, एक बड़ा जो है आपका परमाणु बना देते हैं। The energy released during nuclear fission is several times greater than during nuclear fission. अब नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है वो अत्यधिक होती है विखंडन से। फ्यूजन रिएक्शन अकर इन स्टार्स एंड सन, ये प्रक्रिया जो है
ये आपकी स्टार्स यानी तारों और सूर्य में होती है। इसी के माध्यम से तारे और सूर्य जो है एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं। हाई एनर्जी इज नीडेड टू फ्यूज टू और मोर एटम टुगेदर इन अ फ्यूजन रिएक्शन। अब क्योंकि इसमें जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, साथ ही साथ जब हम एटम्स को फ्यूज कराते हैं तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, काफी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये आपके न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रक्रिया के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका जो है आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या कहा है कि अगर इस डायग्राम में, इस परिपथ में जो 10 ओम का रेजिस्टर है, प्रतिरोधक है, यहाँ पे अगर धारा जो है शून्य है तो आपको क्या निकालना है ये देख लीजिए। पहला है प्रतिरोध x का मान, यानी x की आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, यानी जो 4 ओम का प्रतिरोध है इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी ये भी आपको निकालना। यहाँ पे आपके पास परिपथ दिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर आप इस परिपथ की बात करें तो यहाँ पे 10 ओम से क्या जा रहा है, 0 करंट, और ये किसकी तरह आपको लग रहा है, एक व्हीटस्टोन की ब्रिज की तरह। तो इसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है या रिलेशन पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसी का उपयोग करके हम यहाँ पे x का मान निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सर्किट में जितने भी आपको रेजिस्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं सबको हम नेमिंग कर देते हैं, नाम दे देते हैं। क्या दिया है आपको, हम मान लेते हैं, मान लीजिए R1 को हम 3 ओम मान लेते हैं, R2 x मान लेते हैं, R3 6 ओम, R4 12 ओम और R5 10 ओम और R6 4 ओम। ठीक है, और अगर बैटरी की बात करें, ठीक है, तो बैटरी जो है आपकी वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। कैसे मान करेंगे, अब का पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो जो आपका ये है सर्किट, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है और ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, संतुलित अवस्था में है। तो आप लिखेंगे दिया गया परिपथ एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो संतुलित है। तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का जाएगा 3 ओम अपॉन 6 ओम। ठीक है, आपका हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा x/12, x/12। x की वैल्यू निकाल देंगे, 3/6 इंटू 12 यानी 6 ओम। ठीक है, तो आपका 6 ओम आ जाएगा, x का मान कितना आ गया आपका, 6 ओम। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट पे हमें यहां से करंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको एक रजिस्टर में कन्वर्ट करके इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे इस पूरे का, और फिर हम इसमें ओम का नियम लगाएंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये दोनों आपके सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये कॉम्बिनेशन 10 ओम के साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे R' और यहाँ पे आपका R"' और ये है आपका R5 जो है आपका 10। ठीक है, तो आपका R' की वैल्यू आएगी, R' की वैल्यू आएगी, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, R1 प्लस आपका R2, R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 6 9 ओम आ गया। x का मान क्या है, 6 है, 9 ओम आ गया। इसी तरीके से R"' आपका आ जाएगा 4 और आपका
3 और 4, ठीक है। R3 R4, R3 कितना है, R4, R3 6 है, R4 कितना है 12। दोनों सीरीज में है इसलिए आपका डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 18 ओम। ये आर डैश हो गया, आर डबल डैश हो गया, ये R5 है, तीनों क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के साथ समानांतर रूप से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जब समानांतर रूप से रेजिस्टर जुड़े होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r5 प्लस 1/r डबल डैश। कितना आएगा 1/9 1/9 प्लस 1/r5 कितना है 10, 10 प्लस 1/18, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, सॉल्व करेंगे इसे 24/90, ठीक है। 1/r आपका 24/90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो आर की वैल्यू आएगी वो 90/24 होगी, 45/12, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आर आ जाएगा। अब जो 4 है वो इसके साथ सीरीज में है, तो जो आपका रेजिस्टेंस आएगा 45/12 प्लस 4, और 48 आ जाएगा यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रेजिस्टेंस जो आएगा वो 93/12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहाँ पे हमें करंट निकालना है, तो करंट जो है वो आप ओम्स लॉ से निकालेंगे। तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो आपके पास V की वैल्यू है यहाँ पे, तो ओम के नियम से होगा V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है आपका 5 वोल्ट अपॉन R है आपका 93/12, ठीक है। तो I आप इसे सॉल्व करके निकाल दें, ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे 60/93 एम्पियर। तो ये आपकी करंट आ गई है, इसे आप फर्दर सॉल्व, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।